ओके स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई नोट और इन्वर्स है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी ई नोट वैल्यू उतनी कम होती है। तो अब बेसिकली यहाँ पे ये मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको एनोड और कैथोड की बात समझ आ पाए। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में सेल बताया आपको, तो एनोड के बारे में मैंने कहा था जो जिंक लिया था वो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी एनोड ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो एनोड अगर रिएक्टिव होना चाहिए तो यानी उसकी ई नोट वैल्यू कम होनी चाहिए, और कैथोड में अपोजिट हो जाएगी बात, यानी कैथोड की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए यानी उसकी ई नोट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना है कि एनोड की जो है उसकी ई नोट वैल्यू कम होनी चाहिए और कैथोड जो है उसकी ई नोट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, इसी में स्टार्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट ये क्या लिखा है हमने, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, कि आधे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर पाना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल तो हो गई बेटा, क्योंकि देखो जैसे ये आपने डायग्राम थी सेल की, ये रही। तो अब इस डायग्राम में अगर मैं इस सेल को हाफ कर दूं, हाफ करने का मतलब यहाँ से बीच से ये कनेक्शन हटा दूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि सेल कंप्लीट तो दोनों प्रोसेस से होता है, यानी एनोड और कैथोड यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से कंप्लीट होता है। तो अगर मैं सेल को यहाँ से बीच से काट दूँ, सॉरी यहाँ से बीच से काट दूँ, हाफ कर दूँ, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी। तो इसीलिए सेल काम करना बंद कर देगा और हम हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर इसके लिए हमारे पास एक नया रेफरेंस, एक हाफ सेल होता है बेसिकली जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो देखो पहले तो ये पढ़ लेते हैं एक बार, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल बिकॉज इन हाफ सेल द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ इट्स ऑन, यानी अपने आप ही वो ऑक्सीडेशन भी कर दे और रिडक्शन भी, दोनों प्रोसेस एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएंगी हाफ सेल में। तो इसीलिए हाउ एवर टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल वी कैन यूज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सच एज SHE और NHE। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE का मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब ये जो SHE और NHE होती हैं, इनकी ई नोट वैल्यूज़ हमें पहले से पता है। जैसे ई नोट वैल्यू ऑफ SHE और NHE इज़ 0.00 वोल्ट, यानी इसकी जीरो वैल्यू है। अच्छा, अब ये SHE होता कैसे है दिखने में, तो वो देख लेते हैं। देखो इसमें एक बीकर ले लिया बेटा, और इसके बाद ये ग्लास की वेसल है, ये ग्लास वेसल है, ये जो अंदर दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो है ये एक ग्लास का वेसल बना हुआ है, और फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, ये सॉल्यूशन ले लिया, यानी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने। इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है? ऐसे सॉल्यूशन का लेना है जिसमें H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो 1 m हो। ये लिखा हुआ है इधर बेटा, इसके नीचे आ गया है ये। तो H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो 1 m यानी 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर से देखो ये एक गैस है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस, जो 1 बार प्रेशर पे इसके अंदर एंटर करवाई जाती है। और टेम्परेचर कितना रखना है? 298 केल्विन। ये क्या है? ये है प्लेटिनम फॉइल, और इस प्लेटिनम फॉइल को छोटे छोटे पीसेस में रखा होता है जिसके ऊपर बेसिकली हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब होना होता है। एड्जॉर्प्शन आपको याद होगा वर्ड, कि उसके सरफेस पे चिपकनी है हाइड्रोजन गैस। और कई, हाँ, जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन में पड़ोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज भी होगी। और ये जो वायर आप देख रहे हो अंदर, ये कौन सी वायर है? ये वाली, ये जो वायर है ये प्लेटिनम वायर हम यूज़ करते हैं इसमें SHE में। और ये देखो ये चीज़ लिखी हुई है, ये प्लेटिनम फॉइल है, हैविंग फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम विच एड्जॉर्ब H2। उसका काम क्या है? हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करना, यानी अपनी सरफेस पे स्टिक कर लेना। अच्छा, SHE इज़ अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अब रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि इसको एनोड और कैथोड दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड पड़ गया। ये देखो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एंड कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। अच्छा, एट एनोड जब ये, या सॉरी एज एनोड, यानी जब ये एनोड की तरह काम करता है, तो एन ऑक्स सिखाया है, यानी एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो H2 है ये चेंज हो जाएगा H पॉजिटिव आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हमने लिखनी है तो रिप्रेजेंटेशन का वही तरीका है, सबसे पहले एनोड लिखेंगे। एनोड कौन है? H2, और उसका प्रेशर कितना है? 1 बार। पर ये H2 किसके ऊपर एड्जॉर्ब है? प्लेटिनम, इसीलिए इससे
इससे पहले बेटा हमने प्लेटिनम सॉलिड लिखा और फिर ये H2 चेंज हो गई, ये देखो किसमें, H पॉजिटिव आयंस में, तो H पॉजिटिव लिख दिया और H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी रहनी चाहिए, 1m, तो 1m साथ में लिख दी। अब आ जाओ एस कैथोड। कैथोड की तरह जब ये काम करेगा तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं, ये H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और H2 गैस में चेंज होंगे, ये चीज़ है बेटा। अब रिप्रेजेंटेशन पे अगर आ जाते हो तो फिर से वैसे ही है, ये H पॉजिटिव आयंस आ गए जिनकी कंसनट्रेशन 1m है, ये H2 गैस आ गई और H2 गैस किसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी, प्लेटिनम के ऊपर, तो इसलिए साथ में प्लेटिनम लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा। और रिप्रेजेंटेशन का देखो तरीका मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वही है एनोड, और बाद में क्या लिखते थे, एनोड इलेक्ट्रोलाइट। जब कैथोड वाली की बारी आई तो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर बाद में कैथोड, तो ऐसे है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ ई नोट, अभी पीछे भी समझाया कि आपने सेल में भी बताया मैंने कि एनोड और कैथोड में एनोड ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो ई नोट और रिएक्टिविटी, ये अभी ये चीज़ लिखी है हमने, ई नोट और रिएक्टिविटी कैसे रिलेटेड है, इनवर्स। तो एनोड अगर रिएक्टिव होना चाहिए यानी उसकी ई नोट वैल्यू कम होनी चाहिए, तो भाई ये यहाँ पे भी देखो, एनोड शुड हैव लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट whereas cathode should have a higher value of E naught for a cell reaction to be spontaneous और feasible। ताकि सेल अच्छे से काम करे इसके लिए ज़रूरी है कि एनोड की E naught वैल्यू कम हो और कैथोड की E naught वैल्यू ज़्यादा हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये नाम को देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका, सेल पोटेंशियल लिखा है ना, तो यानी पोटेंशियल किसका, सेल का, या फिर वोल्टेज किसकी, सेल की, और इसका एक नाम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है, लेकिन आप इन दो वर्ड से सीखोगे, सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। तो सेल का पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो इसीलिए ये होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल, इसका सिंबल है ई सेल या ईएमएफ कह देते हैं। अब एक सेल में दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन एनोड पे और एक रिडक्शन कैथोड पे। तो सेल का पोटेंशियल भी उन दोनों के पोटेंशियल्स के सम के इक्वल आएगा, तो इसीलिए ये होता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट इज़, अब देखो, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आप ये बोलोगे सर आपने सम बोला तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन माइनस कैसे आया, माइनस इसलिए आया बेटा क्योंकि ये एनोड का हमने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर, आईयूपीएसी ने कहा था कि रिडक्शन लेना है, तो रिडक्शन लेंगे तो बेटा वो उल्टा हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको, मेन मतलब ये है यहाँ पे कि है तो सम ही, लेकिन सम तब होता अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती एनोड वाली, लेकिन आईयूपीएसी ने कहा है कि रिडक्शन लेनी है, तो रिडक्शन लेंगे तो फिर ये बेटा अपोजिट हो जाएगी, मतलब मान लो ऑक्सीडेशन 2 है तो रिडक्शन हो जाएगी -2, इसलिए ये माइनस आ गया। और इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखो ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ़्ट, क्योंकि जब डायग्राम हमने बनाई थी पीछे भी सेल की, तो उसमें भी कैथोड जो है वो जनरली राइट साइड पे रखा जाता है और एनोड जो है वो जनरली लेफ़्ट साइड पे रखा जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अच्छा, अब देखिए ये एक डिफरेंस है किसका, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बेसिकली ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो देखो, इट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, एक नाम तो ये था, व्हेन नो करंट इज़ ड्रान थ्रू इट, यानी ईएमएफ तब का वोल्टेज होती है सेल की जब उससे कोई करंट ड्रा नहीं करते, यानी उसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे, उससे कोई पंखा नहीं चलाएंगे, उससे कोई बल्ब नहीं ग्लो करेंगे, जब कुछ नहीं कर रहे उस बैटरी से, तो वो कितनी वोल्टेज डेवलप कर सकती है, वो होता है ईएमएफ। अच्छा, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस में वर्ड लग गया, ये भी 2 इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, लेकिन अंडर एनी कंडीशन, यानी चाहे सेल काम कर रहा है या सेल काम नहीं कर रहा, यानी हो सकता है आप उससे कुछ जनरेट नहीं कर रहे, यानी आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जा सकता है, और यूज़ कर रहे हो तब भी कहा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टडी फ्लो ऑफ करंट के लिए, यानी क्योंकि कहीं कोई जनरेट ही नहीं हो रहा, जब भी किसी करंट को बेटा किसी भी वायर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से पास करेंगे तो रेसिस्टेंस मिलता है, रुकावट मिलती है, तो क्योंकि यहाँ पे तो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बाहर लेकर ही नहीं जाना है करंट को, तो इसलिए स्टडी फ्लो ऑफ करंट होगा। अच्छा, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट।
अच्छा, इट इज़ मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों से मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल है, क्योंकि उस टाइम पे हम कोई चीज़ जनरेट उस करंट को यूज़ नहीं कर रहे किसी भी डिवाइस को चलाने में। अच्छा, द मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की ईएमएफ के इक्वल आएगी, ये है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए पहले फॉर्मूले को समझो। देखो फॉर्मूला क्या है, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, एक सेल काम करे, इसके लिए मैंने पीछे भी कहा कि एनोड ज़्यादा रिएक्टिव यानी उसकी ई नोट वैल्यू कम होनी चाहिए, तो और कैथोड कम रिएक्टिव यानी उसकी ई नोट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेटा ये ज़्यादा होनी चाहिए और ये कम होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी सेल काम करेगा। तो यही चीज़ है, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज़ वर्किंग, जो काम कर रहा है, उसमें एनोड की वैल्यू कम होनी चाहिए कैथोड से, तो ई नोट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आएगी। तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड यानी सेल काम कर रहा है। अच्छा, फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल सेल रिएक्शन यानी सेल काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा कि हाँ देखो इसमें बेटा, तो मैं सेकंड पॉइंट बता रहा था, इसमें क्या है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस यानी नॉन फिजिबल यानी सेल काम जब नहीं करेगा, तो नेचुरली काम जब करता है जब एनोड की ई नोट वैल्यू कम हो, नहीं कर रहा है इसका मतलब एनोड की ई नोट वैल्यू ज़्यादा हो गई और कैथोड के कंपैरिजन में। तो उस केस में ई नोट सेल निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड की वैल्यू तो कम हो गई तो वो नेगेटिव आएगी यानी लेस देन 0, तो सेल काम नहीं करेगा। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है कि दोनों इक्वल हो जाएं। दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि सेल रिएक्शन नहीं हो रही है और कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, यानी हमने एनर्जी लगाई हुई है, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, अरेंजमेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स का, यानी कि इलेक्ट्रोड्स वर्ड यूज़ कर देंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज़ ऑफ ई नोट। ये वही चीज़ है बेटा, ये सीरीज़ जो है ये वही है जो मैंने आपको मैं दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको जो बताई थी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, ये वाली, ये देखो ये सीरीज़, ये और वो दोनों सेम ही है। यहाँ पे मैंने बताया था जो सीरीज़ में आगे आएगा उसको डिस्चार्ज करना है, तो वही है यहाँ पे भी ये चीज़ है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेकंड बेटा, ये आ गई सीरीज़। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये देखो लिथियम पोटेशियम सोडियम बैट, इस तरह से ये बढ़ती जा रही है, और ये मैंने मेथड भी सिखाया हुआ है इसको याद करने का, लाइट पोटेशियम सोडियम बैट कैन मैग्नीफाई। लिथियम की सबसे कम वैल्यू होती है ई नोट की -3, जबकि हाइड्रोजन की वैल्यू 0 आती है और इसीलिए चेंजेस 2 है। तो चेंजेस 2 का मतलब ये भी ध्यान में रखना कि इससे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव हैं और इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। चेंजेस 2 कॉपर सिल्वर गोल्ड फॉरएवर है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है +3 और लिथियम की सबसे कम है -3, तो ये चीज़ है। और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी कुछ ट्रिक्स हैं। देखो हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का मतलब याद रखो, एच से हाइयर वैल्यू ऑफ ई नोट, तो वो अच्छा ऑक्सीडेंट यानी कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और दूसरा, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तब भी वो ओ से हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसी तरह से लेफ़्ट राइट जो ट्रिक है इसको कैसे यूज़ करना, एल से लो वैल्यू ई नोट होगी तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या वो अपने अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी लोएस्ट चार्ज पे है तब भी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और एक ये मैंने पहले भी बताया था कि ई नोट और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैसे रिलेटेड हैं, इन्वर्सली। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी ई नोट वैल्यू कम होगी। अच्छा, टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर वही चीज़ है, ये अभी बताया हेड ऑफिस, यानी हाई वैल्यू होगी ई नोट की तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेफ्ट राइट यानी लो वैल्यू होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसी की बेसिस पर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, बिल्कुल वो भी, क्योंकि ई नोट और रिएक्टिविटी इन्वर्स हैं, ये अभी ये चीज़ लिखी हुई है ना, ई नोट रिएक्टिविटी के इन्वर्स है, तो जिसकी ई नोट कम होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो ये चीज़ भी आ जाएगी। टू प्रिडिक्ट दैट गिवन मेटल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन और नॉट, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वही डिस्प्लेस कर पाते हैं। अच्छा, टू कैलकुलेट ई नोट सेल, ई नोट सेल को कैलकुलेट करने के लिए ई नोट कैथोड और माइनस ई नोट एनोड फॉर्मूला है, तो अगर ई नोट वैल्यूज़ पता लग गई तो ई नोट सेल भी निकल जाएगा। तो ये इसका तरीका है बेटा, ठीक है।